हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का द हंस अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो है मैथ की क्लासेस देख रहे थे और उसमें जो है आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वो आरआरबी है ना, मतलब रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, उसके बाद जो है एसएससी और स्टेट जो वनडे एग्ज़ाम होता है उन सभी के लिए जो है आज हम लोग कुछ जो है ना कुछ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब के रिगार्डिंग जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हैं ना रेलवे या फिर रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, फिर बिहार पुलिस, यानी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो वनडे का होता है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर मैथ आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप जो है इनको ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। और कहीं पे अगर कोई दिक्कत हो तो फिर जो है आप कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है उसकी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो द हंस अकेडमी पे आपको इस तरह का जो वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन जो अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, आप लोग ये मानते हुए कि आप लोग जो है थ्योरी क्वेश्चन जो है ना वो कहीं से ये पढ़े होंगे, ठीक है। थ्योरी अगर आप पहले से किए हुए हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है ना कुछ क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी कौन सा इसमें आपको बताना है कि अभाज्य संख्या। ऑप्शन है ना 161 हो गया, 221 हो गया सेकंड, थर्ड ऑप्शन हो गया 373 एंड फोर्थ ऑप्शन हो गया 437, ठीक है। क्लियर है। अब इसको आपको बताना है कि कौन सा अभाज्य संख्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होता है, यानी 1 से भाग लगता है उसमें, या फिर वो खुद से डिवाइड होता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग देखे होंगे 2 है ना, उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, उसके बाद 11 और etc, ठीक है। ये सब सारे क्या हैं, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब ये जो है खुद जो है वो अपने नंबर से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। तो इसी है ना, इसी चीज़ में जो है यही क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन में हम लोग को चूंकि इतना सारा तो हम लोग नहीं देखे होते हैं, तो फिर क्या करना होगा, सारे ऑप्शन को हम लोग को जो चेक करना पड़ेगा बारी बारी से। उसके बाद फिर हम बता सकते हैं कि इसमें जो है कौन सा जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, देखिएगा। पहला ऑप्शन है कितना, 161, ठीक है, 161। देखिए ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो अगर हम लोग इसको 13 से डिवाइड कर लें तो क्या डिविजिबल होगा। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग 13 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 13 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए 13 1 जा 13, 13 का ही 13, यहाँ पे ये कितना होगा 3 बच गया और यहाँ पे 1। अब 13 दूना 26 होगा, 13 39 तो कटेगा नहीं, है ना। और दूसरी बात है कि अगर कोई ये भाज्य होता तो पूरा पूरा कट जाता, है ना, भाज्य होता तो पूरा पूरा कट जाता। लेकिन अगर हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं, दशमलव में आएगा, ये दशमलव में आ रहा है, इसका मतलब जो इससे ये भाग नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये जो 13 से भाग नहीं होगा। देखिए और किसी दूसरे नंबर से भाग हो रहा है क्या, मतलब किसी भी नंबर से कटना चाहिए। अगर किसी भी नंबर से, है ना, ये 161 और 1 के अलावा अगर ये किसी नंबर से कट रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, भाज्य हो जाएगा। लेकिन आपको बताना क्या था, अभाज्य हो। तो अभाज्य कैसे बताएंगे, हम लोग सभी को चेक कर लेंगे, है ना। जो भाज्य नहीं होगा वही क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। तो है ना 161 को और दूसरा हम लोग कोई दूसरे नंबर से हम लोग चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग इसको जो है 7 से भाग कर देते हैं, है ना। किसी भी नंबर से आप भाग करके देखिए ना, डिवाइड करके देखिए, अगर वो भाग लग जा रहा है तो वो भाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा। तो 7 दूनी 14, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको माइनस करें, ये 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 7 3 21 हो गया। यानी यहाँ से देखिए ये जो नंबर है 161, ये क्या है, 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्या, भाज्य है। ये जो संख्या है ये क्या है, भाज्य है। दिख रहा होगा, आई होप आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ देखिएगा। तो ये जो संख्या है वो क्या है, भाज्य है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये देखिए दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कितना है, 221। बताइए आप लोग ये किससे भाग लगेगा, है ना। तो 221 अगर आप देखिएगा
तो इसको अगर हम लोग फिर से किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिए, अगर डिवाइड हो जा रहा है तो वो फिर अभाज्य नहीं होगा। मान लीजिए इसको हम लोग 13 से भाग कर देते हैं, तो 13 बाई 13 मतलब यहाँ से कितना हो गया 9, ठीक है। और 13 पंच 65, 13 सत्ते 91 होता है ना। 13 सत्ते 91, इसका मतलब देखिए 221 भी क्या 13 से भाग है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया भाज्य हो गया, है ना, ये भाज्य हो गया। उसके बाद देख लीजिए थर्ड नंबर है, चलिए इसको हम लोग पहले चेक कर ले, है ना। 437, बताइए कौन से नंबर से भाग लगेगा। तो 437 को आप भाग करोगे किसी भी नंबर से करो, 437, है ना। चलो इसको हम लोग अगर 7 से ही डिवाइड कर लेते पहले से, तो 7 से अगर भाग करें 7 छक्के 42, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 1 और 7, देखिए 17 बच रहा है। अब 17 जो 7 से तो भाग नहीं, मतलब 17 में जो है 7 से भाग नहीं लगेगा, दशमलव में आएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं। इसका मतलब जो है 7 से तो नहीं कटेगा, हो सकता है नहीं भी हो, है ना। तो और भी देखिए दूसरा नंबर सोच के देखिए, है ना। 437 है ना, तो आप इसको भाग कर लीजिए, कितना से भाग करोगे 17 से या फिर 13 से, देख लेते हैं भाग करके हम लोग। तो 13 दूना 26, 33 39 हो जाता है 39, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको चेक करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको मालूम पड़ेगा। या फिर अगर आपको पहले से मालूम है कि ये जो नंबर है इन चारों ऑप्शन में से अगर ये भाज्य है, तभी हम लोग ये बता पाएंगे, अदरवाइज तो फिर चेक ही करना पड़ेगा और दूसरा कोई इसका ऑप्शन तो कोई सॉल्यूशन तो होता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा 4 और ये 7, 3 4 13 चौके 52, ये अभी भी नहीं डिवाइड हो रहा है ना। और देखिए कोई और कोई मतलब जो नंबर जैसे डिवाइड हो रहा हो 437, ठीक है। इसको आप 19 से भाग कर लो, 19 से भाग कर लो, देखिए कितना हो जाएगा 19 दूना 38, कितना हो जाएगा इधर 5। और देखिए यहाँ पे क्या 19 से 57 पूरी पूरी कट जा रहा है, 19 दूना 38, 19 दिया 57, ठीक है। यानी ठीक है, देखिए ये जो नंबर है 437 ये 19 का डिविजिबल है, 19 का डिविजिबल है। इसका मतलब ये भी क्या है भाज्य है, ये भी क्या है भाज्य है। अब देखिए ये तीनों नंबर जो है हम लोग अभी चेक किए कि ये भाज्य है, ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है, तो इसका मतलब क्या होगा ये अभाज्य होगा, ये क्या हो जाएगा अभाज्य, और यही आपको बताना था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को जो चेक करना होता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि, है ना, ये कितना है 10,000, ठीक है। यदि 10,000 x इज इक्वल टू 9,982 एक्स स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर है तो x का मान बताना, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, इसमें x का मान बताना है। कैसे बताओगे आप लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहां से पहले देख लेते हैं हम लोग, देखिए 10,000 है और ये x बराबर है कितना है 9982 का होल स्क्वायर माइनस 18 का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। तो देखिएगा आप लोग ये उसी तरह से अभी रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे a और ये b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या करना होगा, एक बार इसमें जोड़ना पड़ेगा और एक बार क्या होगा घटाना पड़ेगा। तो 9982 प्लस 18 है ना, और इंटू 9982 माइनस 18। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। देखिए कितना हो जाएगा 82 8 90 10 100, मतलब ये कितना हो जाएगा 10,000 बन जाएगा 10,000। और देखिए ये कितना बनेगा, तो इसमें से अगर हम लोग 82 में से 18 घटाते हैं देखिए कितना बनेगा ये, तो ये 4, इसके बाद ये 7 बच गया, 7 में से घट गया 6 और ये 99, इधर का ये हो जाएगा। अब ये 10,000 है इधर,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये 10,000 और ये 10,000 कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ से, x का मान हो गया 9964। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, यही x का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, 9964। देखिए ये ऑप्शन पहला नंबर ऑप्शन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना था। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि 12 और 39 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं जो 5 से विभाज्य है वो बताना है आपको। ठीक है, यानी 12 और 39 के बीच के जो भी प्राकृतिक संख्या जो 5 से विभाज्य हो, ठीक है, प्राकृतिक संख्या 5 से विभाज्य हो और सभी प्राकृतिक संख्या जो 5 से विभाज्य हो उसका एवरेज यहाँ पे बताना है, औसत बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 12 और 39 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं जो 5 से विभाज्य हो उसका औसत बताना है। आपको क्या बताना है, औसत बताना है। औसत क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 12 और 39 के बीच का जो भी 5 से विभाज्य प्राकृतिक संख्या होगा उन सबको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे और फिर जो भी होगा उसको जो हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले कौन कौन सा नंबर होगा 12 और 39 के बीच का नंबर। ठीक है, तो देखिए 12 के बाद कौन सा नंबर आता है 5 से डिविजिबल, 15 आता है, तो 15, फिर उसके बाद 20 आता है, फिर आता है 25 और फिर कितना आता है 30 और फिर कितना आता है 35, यही नंबर आता है 39, 12 39 के बीच में। ठीक है, जो 5 से विभाज्य है। अब इन सब का औसत बताना है। तो देखिए कितना नंबर, औसत में क्या करते हैं, सभी संख्याओं का सम यानी जोड़ और बट्टे संख्याओं की संख्या, है ना, क्या होता है सभी औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की मतलब सभी संख्याओं की संख्या, मतलब जो भी संख्या होता है वो। तो देखिए सभी का हम लोग योग कर दे और भाग करना होता है, कितने नंबर है, तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15, 1 कैडी हो गया, 3 3 6 2 8 10 और 1 11 और 1 12 हो गया और डिवाइड करना है 5 से, कर लीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 25 25 125। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो इन सब संख्या जो 12 और 39 के बीच में 5 से विभाज्य है उन सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन इस तरह से जो है सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर है, यदि है ना 40:35 प्रोपोर्शन 35:k है तो k-1 का मान निकाले। ठीक है, 40 समानुपात 35 है ना, और उसके बाद जो है समानुपात 35 समानुपात k है तो k-1 का आपको मान बताना है, k-1 का मान बताना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे देखिएगा फटाफट से। देखिए जब भी समानुपात में दिया रहता है तो हम लोग देखिए इसको कैसे लिखते हैं। देखिए हम लोग ये जानते हैं ना a:2, इसको बोलते हैं समानुपात, अनुपात बोलते हैं ना, ये समानुपात होता है, ये अनुपात होता है। ठीक है, तो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये ऐसे होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए a/b बराबर लिखते हैं c/d, इतना लिखते हैं। या फिर आप क्या करो, a को d से मल्टीप्लाई कर दो, b को c से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दो। तो या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू डी बराबर b इंटू सी, ये लिखते हैं। बोलिए, देखिए यहां से भी वही आएगा है ना, जो चीज ये हम लोग यहाँ पे लिखे ना उसी तरह से ये इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ad बराबर bc, है ना, क्या हो जाएगा ad बराबर bc। वही चीज आ गया कि नहीं बताइए, क्लियर है। तो ये जो है ना, ये चीज पढ़ते हैं हम लोग अनुपात चैप्टर में, तो यही अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को। ठीक है,
तो देखते हैं ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन क्या है, 40:35 समानुपात है, 35 और अनुपात के है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 गुना के बराबर 35 गुना 35। क्लियर है, ये इस फार्मूला पे हम लोग अप्लाई कर दिए या फिर इस फार्मूला पे। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 पंचे 40, 7 पंचे 35, तो यहां से है ना, यहां से जो है के का मान हम लोग को आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 7 इंटू 35 एंड बाई 8, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35, ठीक है, 3 हो जाएगा, 7 3 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24/8। के का माना गया 245/8, लेकिन आपको निकालना है किसका वैल्यू, के -1 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है, के का मान आ गया, अब यहाँ पे लिखेंगे ना के -1, के का मान कितना हो गया, 245 और बट्टे 8 -1, ठीक है, दिख रहा है यहाँ। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ, तो देखिए कितना होगा, 245, ठीक है, -8 और बट्टे 8 कितना होगा बताइए, 237 और बट्टे 8, है ना, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, 237/8 है, 237/8, ये कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एग्जाम में, है ना, अनुत्तीर्ण, सॉरी किसी एग्जाम में उत्तीर्ण यानी पास, है ना, इसको क्या बोलते हैं, पास बोलता है। किसी एग्जाम में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से, है ना, 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी पासिंग नंबर, है ना, किसी एग्जाम में जो है पासिंग नंबर कितना लाना है, 780 लाना है। ठीक है, सोनल को 728 अंक मिला, है ना, कोई स्टूडेंट है सोनल, उसको कितना नंबर आया, 728 नंबर आया। ठीक है, और उसे 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। ठीक है, 728, चूंकि देखिए पासिंग नंबर कितना है, 780 नंबर है, उससे उसको कम नंबर आया, इसका मतलब वो क्या हो गया, फेल हो गया, है ना, अनुत्तीर्ण हो गया। कितना नंबर से, तो 5% जो है उसको कम मार्क्स आया है पासिंग मार्क्स से। ठीक है, तो फिर आगे देखिए क्या है, तो एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि वो जो परीक्षा लिया गया उसमें मैक्सिमम किसी भी विद्यार्थी को कितना आ सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी पेपर होता है बोर्ड का, तो मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है ना, तो टोटल 5 पेपर होता है तो कितना होता है, 500 का होता है, मैक्सिमम 500 आ सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता है ना। तो उसी तरह से जो है बताना कि इस एग्जाम में कि उसका जो है मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ऑप्शन है पहला कि 1140, दूसरा है 1040, तीसरा है 1000 और चौथा है, यानी फोर्थ ऑप्शन है 1100। चलिए इसको सॉल्व करते देखते हैं। पासिंग नंबर कितना है, 780, है ना, पासिंग नंबर कितना है 780, लेकिन उसको आया कितना है 728, 728, उसको कितना नंबर कम आया है, और यही 5% बताया है कि जितना नंबर उसको कम आया वही क्या 5% है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलिए इसमें से हम लोग 728 को माइनस कर देंगे तो कितना कम आएगा, वही हो जाएगा 5% का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 7 में से अगर 2 माइनस करेंगे कितना होगा 5, यानी उसको 52 नंबर कम आया है, और यही 52 नंबर कितना है 5% के बराबर है, 5% के बराबर है। तो यहां से हम लोग क्या निकल गया, यहां से हम लोग निकल गया कि 5% का मान जो है वो कितना है 52। क्लियर है यहां से। और अगर हम लोग 100% का मान निकालेंगे, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है वो 100% स्कोर किया, इसका मतलब टोटल अंक उसको आया, टोटल मार्क्स आया, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। तो 100 करने के लिए क्या करना होगा, 20 से गुना करना पड़ेगा, 20 से गुना करना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, 20 से गुना करना पड़ेगा दोनों साइड। तो देखिएगा आप लोग 5% इंटू 20,
यहाँ पे होगा 52 मल्टीप्लाई बाई 20। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 100%। मैक्सिमम मार्क्स यही होगा, इसको गुना कीजिए तो 52 दूनी कितना होता है 104 और ये 0। मतलब जो उस एग्जाम में जो है मैक्सिमम मार्क किसी भी विद्यार्थी को कितना आ सकता था 1040 मार्क्स आ सकता था। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग ये निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति जो है 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए में जो है 5 पेंसिल बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 41%, सेकंड ऑप्शन 44%, थर्ड ऑप्शन 43% एंड फोर्थ ऑप्शन है 42%। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि 5 रुपए में जो है 6 पेंसिल खरीदता है, तो एक पेंसिल का जो है सीपी कितना हो जाएगा, एक पेंसिल सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी क्रय मूल्य। तो एक पेंसिल का सीपी कितना हो गया, 5 रुपए में जो है इतना खरीदा, तो एक का कितना हो गया 5/6 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? उसके बाद देखिए उसको क्या करता है, बेचता है 6 रुपये में 5 पेंसिल बेचता है। कितना, 6 रुपये में 5 पेंसिल बेचता है, तो एक पेंसिल का एसपी कितना हो जाएगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो एक पेंसिल का एसपी कितना होगा, देखिए यहाँ पे क्या है 5 पेंसिल है ना, 6 रुपये में जो है 5 पेंसिल बेचता है, तो एक का प्राइस कितना हो जाएगा, एक का प्राइस हो जाएगा 6/5। ठीक है, ये हमको निकल गया क्या सीपी है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकल गया। तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत, तो परसेंटेज प्रॉफिट है ना, परसेंटेज प्रॉफिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना होता है, प्रॉफिट गुना 100 और बट्टे सीपी, ये होता है फॉर्मूला, यही होता है ना। तो इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखिएगा तो यहाँ पे जो है परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत लाभ है ना, प्रतिशत लाभ। लाभ निकालने के लिए क्या करना होता है, एसपी में से सीपी माइनस करना होता है ना, तो वही क्या निकल जाता है हमको, प्रॉफिट निकल जाता है, यानी लाभ निकल जाता है। ठीक है, तो कितना होगा 6/5 माइनस 5/6 एंड डिवाइडेड बाय सीपी होता है, सीपी कितना है 5/6 और गुना कितना करना होता है 100 से। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना होगा देखिए 30, उसके बाद यहाँ पे 36 माइनस का 25 और गुना ये 5/6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 6/5 ऊपर में और गुना 100। ठीक है, यहां तक इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 है ना, तो 11 हो जाएगा, 11/30 गुना 6/5 और गुना 100। ठीक है, तो देखिए 6×5 30 और ये 5×5 25 हो गया, 25 चौकी कितना होता है 100। अब क्या बच गया देखिए यहाँ पे 11 चौकी 44%, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। समझ में आया? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 कितना है 44%। समझ में आ गया? तो इसमें जो है कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिला होगा, इसको 44% उसे जो है प्रॉफिट मिला होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयताकार भुजाओं का अनुपात है ना, अनुपात दिया गया है, वो कितना है 1:4 है। ठीक है, 1:4 है। 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाओं का अनुपात जो 1:4 है, उस वर्ग का परिमाप क्या है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, तो देखिए इनका जो एक आयत है ना, आयत का जो है
परिमाप दिया गया है, लेकिन उसका भुजा का अनुपात जो है वो इस रेशियो में दिया गया, 1:4 के रेशियो में दिया गया, ठीक है। और उसके बाद कहा गया कि उस वर्ग का परिमाप निकालो, है ना, आपको उस वर्ग का परिमाप निकालना है जिसका क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी जितना आयत का क्षेत्रफल होगा उतना ही वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से बताना कि आपको जो है वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई पहले हम लोग को और चौड़ाई निकालना पड़ेगा। लंबाई चौड़ाई तो नहीं दिया गया, ये इसका रेशियो दिया गया है ना, रेशियो मतलब अनुपात दिया गया है। तो अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई में बदलना पड़ेगा। देखिए चलिए इसको हम लोग बदलते हैं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये 1:4 के रेशियो में है ना, L:B 1:4 के रेशियो में, ठीक है। तो 1:4 के रेशियो में है, तो इसको हम लोग लेंथ कितना हो जाएगा इसके, मान लीजिए x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x हो जाएगा और b कितना यानी ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। अब यहाँ पे परिमाप कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, दिया गया है कितना 50 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई कितना है यहाँ पे x प्लस 4x, इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 25 बराबर, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। इसको ऐसे काटिए, x का मान कितना हो जाएगा 5 हो गया, x का मान कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब यहां से लंबाई कितना हो गया, यहां से जो लंबाई हो जाएगा देखिए 5 और चौड़ाई यानी b कितना होगा 4 इंटू 5, यानी ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकल गया, लंबाई और चौड़ाई निकल गया। तो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए लंबाई कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 20, तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब देखिए इसका आयत का क्षेत्रफल निकल गया, और यही क्या था, क्वेश्चन है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भी इतना ही हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या है बराबर है। अब ये बराबर है तो अब बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा वर्ग का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग का भुजा निकल जाएगा, वर्ग की है ना भुजा, वर्ग का भुजा कितना होता है रूट अंडर क्षेत्रफल होता है ना। वर्ग की एक भुजा कितना होता है रूट अंडर क्षेत्रफल होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, है ना, वर्ग का परिमाप बराबर कितना होता है 4 गुना भुजा, तो यहाँ पे हो गया 4 गुना भुजा कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना सारा क्वेश्चन ये करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग जो फाइनल आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए ये सब जो सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना, ये सब सारे अभी रिसेंट एग्जाम जो आरआरबी का हुआ है ना, रेलवे का टेक्नीशियन का है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आप लोग जानते होंगे ना, इसका भी एग्जाम हाल फिलहाल में आया है और इसका रिजल्ट भी आया है, तो उसी का ये क्वेश्चन है ना, एज इट इज सारा डाटा उसी की तरह, मतलब वही है जो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो ये आरआरबी यानी रेलवे और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो पूछा गया था वही सब सारा क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग है ना कितना इजीली कर पा रहे होंगे सॉल्व। उसके बाद आगे बढ़ते